आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो बेहद डरावनी है और आपको सोचने पर विवश कर देगी। साथ ही साथ आपको यह भी सिखा कर जाएगी कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। अक्सर ही बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि कभी भी रात में कोई इंसान तुम्हें बुलाए तो पलट कर देखना मत, या कैसी भी सिचुएशन हो जाए, अंधेरे में कहीं फंस चुके हो, एकांत में हो कहीं और मदद लेने की जरूरत पड़ जाए तो कोशिश करना कि मदद मत लेना, क्योंकि हो सकता हो कि वो मदद तुम्हारे जीवन की आखिरी मदद हो। ऐसा ही आज की कहानी में हुआ। एक इंसान के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बाद उसका जीवन किस तरीके से बर्बाद हो गया, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये बात है मेरठ के एक दूर दराज गाँव की। ये गाँव ऐसा है, थोड़ा पिछड़ा है। यहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ना नेटवर्क है, ना बिजली है। लोग एक दूसरे से मिलकर रहते थे, एक दूसरे के साथ बटाई में खेत पर काम करते थे, या जिनका खेत जमींदारों का हुआ करता था उनके वहाँ पर काम किया करते थे। कुछ लोगों का अपना घर था, कुछ लोगों का घर नहीं था, सब लोग मिलजुल कर रहा करते थे। बेहतरीन गाँव था, हंसमुख गाँव था, सब एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। इनके यहाँ पर एक फैमिली है, फैमिली काफ़ी सम्मानित थी। इस फैमिली में 6 लोग थे। एक बुजुर्ग थे, उनके लड़के थे, शादी वादी हुई थी सब लोगों को मिला के। बुजुर्ग का जो एक लड़का था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि एक बार कुएं के पास गया हुआ था खेत में पानी डालने के लिए। सिंचाई कुएं से करी जाती है। वो कुएं में गिर गया था और गिरने के बाद उसकी कुएं में ही मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है कि वो कुआं आज भी श्रापित है, उस कुआं में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस कुएं के आसपास जो भी जाता है कुआं उसको खींच लेता है अपने पास। ऐसा ही जब इनके लड़के के साथ हुआ, उसके बाद इनके घर पर पंचक काल लग गया। पंचक काल के बारे में अगर आपको पता होगा कि जब भी किसी घर में किसी इंसान की मृत्यु होती है, उस इंसान को की मृत्यु अगर पंचक काल में हुई है, उस इंसान के जितने भी सदस्य हैं घर वाले, वहाँ के 5 लोगों की लगभग मृत्यु होना तय होता है। और एक के बाद इनके यहाँ पर एक मृत्यु होने लगी। तो लोगों का आसरा ये था कि शायद इनकी जो मृत्यु है वो पंचक काल में हुई है, इसी वजह से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। अब इनके यहाँ पर सिर्फ एक बुजुर्ग रहते थे। अच्छा, जो बुजुर्ग रहते थे, बुजुर्ग अकेले तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई उनकी देखरेख करने के लिए, सेवा करने के लिए भी कोई इंसान होना चाहिए। और अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी पड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं लालच में एक लड़का था आशीष, जो कि इनके गांव के 1 किलोमीटर दूरी पर रहता था। वो इन बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करने लगा। पुराने जमाने में होता था कि बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो, उनका कोई है नहीं तो वो जमीन तुम्हें दे देते थे। या आपसी सहयोगी लग मोहल्ले में बीच में बैठकर बात हो जाती थी कि लड़के ने करा है तो लड़के को दे दो। इतना लालच नहीं होता था किसी इंसान के अंदर। उनका जो करीबी होता था उनको, हाँ, कोई करीबी हो, या मतलब कि अगर किसी ने सेवा करी है, और पंचायत में पंच बैठते थे और आपस में एक दूसरे की बात करके उसको दे देते थे। आशीष इनकी मदद बहुत करता था। एक रात की बात है, बूढ़े जो थे उनकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा, जो तबीयत जब खराब होती है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो है डॉक्टर बहुत दूर पर रहते हैं। ये समझ लीजिए गांव से 90 किलोमीटर की दूरी पर शहर है, वहीं पर आपको बेहतरीन हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं। आसपास कोई जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, हकीम टाइप, इन लोगों ने मदद करी, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा पानी करने की कोशिश करी, इलाज करने की कोशिश करी, लेकिन वो इलाज हो नहीं पाया। कुछ तंत्र मंत्र का भी करने का सोचा गया। वहाँ पर एक बाबा थे, वो लौंग वगैरह बनाते थे, वो भी करा गया, लेकिन उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिला। जो बुजुर्ग थे उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। तो ऐसा माना गया कि आशीष जो है वो यहाँ से इनको बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाएगा। सब लोगों की बातें तय होगी, मोहल्ले के सब लोगों ने मिलकर और इनको बड़े हॉस्पिटल में भिजवा दिया। लेकिन बीमारी इनकी बढ़ती चली गई। जब ये हॉस्पिटल तो पहुंच गए, शायद कहा जा रहा था कि 4-5 दिन पहले से आ जाते तो बीमारी पर कंट्रोल बनाया जा सकता था, लेकिन अब कंट्रोल नहीं बनाया जा सकता। वो रात थी, वही शाम के 6 या 7 बजा होगा, बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। अच्छा, हाँ, और कोई था नहीं इनके गाँव का, सिर्फ आशीष था। अब आशीष करे तो करे क्या करे। आशीष को वो जो डेड बॉडी थी उसको घर पर भी लेकर आना था। तो आशीष ने सोचा अब क्या करा जाए, लेकर कैसे जाया जाए। कोई इंसान हो तो जिसका सहारा लेकर, या बैलगाड़ी वगैरह, या जो कुछ लोगों के पास थी भी गाड़ियाँ, उनको मंगवा के वो लेकर जाया जाए। लेकिन ऐसा कोई था नहीं और वहाँ पर फ़ोन कॉल लग नहीं रहे थे। तो आशीष ने कहा कि अब रात हो चुकी है और रात ही में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब दिन का इंतज़ार तो करना बड़ा मुश्किल है। लाश कहा जाता है धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाती है, और रात का समय हो, या तो उसको ठंडक में रखो तो बचे, वरना सड़ना शुरू हो जाती है। अब आशीष के पास इतना रुपया था नहीं कि उसको जो है एयर कंडीशनर रूम में वहाँ पर रखवाए कि लाश को बचत करी जाए। तो आशीष ने सोचा कि अब इनको घर ही ले जाते हैं। हॉस्पिटल के थोड़ा सा दूरी पर आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियाँ लगी होती हैं जो लाश के वास्ते होती हैं, लाशों को ले जाने के लिए होती हैं। तो वहाँ पर एक गाड़ी है, पता किया गया कितना रुपया लगा, रुपया पर तय हुआ, डेड बॉडी को लाश के वास्ते वाली गाड़ी में रखा गया। आशीष बैठ जाते हैं, और जो डेड बॉडी जो ये लाश के वास्ते गाड़ी है, ये कपिल नाम का जो ड्राइवर था वो चला रहा था। हालांकि कपिल कभी उस गांव गया नहीं था, लेकिन पैसा मिल रहा था और फिर डेड बॉडी को पहुंचाना भी था। कपिल थोड़ा सा जिम्मेदार आदमी था,
ये समझ लीजिए कि उसका काम भले ही था कि हम लाश के वास्ते की गाड़ी चलाते हैं, लेकिन वो नेकी के काम में अपना सहयोग इसको समझता था। पैसा भी कम ले लेता था लाश के वास्ते। किसी के पास अगर पैसा नहीं होता तो उससे पैसा नहीं लेता था। उससे जब भी कोई पूछता था भैया इतने कम पैसे में लेकर चले जाते, तो बोला कि कोई मृत्यु आदमी ख़त्म हो चुका है, उसके आखिरी समय में अगर हम उसका सहयोग कर दें अंतिम संस्कार में, इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। तो कपिल के बहुत अच्छे विचार थे। तो कपिल और आशीष दोनों लोग चलने लगे। कपिल ड्राइविंग कर रहा था, आशीष बगल में बैठा हुआ था, पीछे लाश रखी हुई थी। ये गाड़ी आगे आगे चलती चलती जा रही थी। लगभग 8 बजे का समय था और 40 किलोमीटर की रास्ता लगभग इन दोनों ने तय कर रखी थी। थोड़ी दूर पर जब जंगल स्टार्ट होता है, जंगल के थोड़ी सी दूरी पर एक अंदर से इच्छा हुई कपिल के अंदर कि यार पानी वानी तो है नहीं अपने पास, चलो पानी पी लिया जाए, या चाय वगैरह मिल जाती कहीं तो चाय मिल लिया जाता, क्योंकि सुबह से कपिल भूखा हुआ था, वो ड्राइविंग किया हुआ था तो भूखा था। तो थोड़ी दूर पर इनको एक ढाबा दिखता है। इसको टपरी आप कह सकते हो, ढाबा तो बड़ा हो गया क्योंकि वहाँ पर सब खाना मिलता है, सिर्फ टपरी पर चाय मिल रही थी। चाय की दुकान, चाय की दुकान थी। तो ये जाते हैं और दूर से देखते हैं कि कोई एक इंसान है जिसने टपरी अपनी खोल रखी चाय की, शायद यहाँ पर चाय मिल जाएगी। गया, गाड़ी साइड में लगाई, तो कपिल ने आशीष से बोला कि यार एक काम करो, रुको थोड़ी देर, चाय वाय पी लिया जाए, थोड़ा आराम से फिर चलते हैं, क्योंकि अभी सफ़र ज़्यादा लंबा है, 40-50 किलोमीटर भी और बचा है, चलते हैं आराम से चलते हैं। तो आशीष ने बोला ठीक है पीते चाय। तो कपिल ने देखा कि आसपास कोई जो चाय बनाने वाला वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन कपिल की नज़र पड़ी थोड़ा सा दूर, तो दरवाजे से एक बूढ़े बुजुर्ग थे, वो आते हुए दिखाई पड़े उस टपरी के, और जो चाय बनाने वाले थे शायद अधेड़ उम्र के बुजुर्ग थे, दाढ़ी बाल सब सफ़ेद हो चुके थे, आंखें भी अंदर धंस चुकी थी। तो कपिल ने आशीष से बोला जार उतर के चाय लेकर आओ, शायद यही बाबा बनाते हैं चाय। तो आशीष ने बोला भैया आप चले जाइए। तो कपिल ने कहा तुम चले जाओ। आपस में मतलब उतरना कोई नहीं चाह रहा था, बैठकर चाय मिल जाए। तो कपिल ने आवाज़ दी बाबा 2 चाय करा दो। ज़्यादा दूर नहीं थे, मतलब गाड़ी भी ऐसी साइड करी थी कि आवाज़ आराम से जो है बाबा के पास पहुँच सकती थी। तो बाबा भी थोड़ा ढीठ आदमी का, आपका चाय खाना पानी तुम्हारे ट्रक में ही पहुँचा दें, आओ उतर कर पियो आके, और नहीं पीना है तो जाओ। थोड़ा सा बुजुर्ग के अंदर ऐंठ भी था, रुतबा भी था, जो भी हो। तो कपिल बोला लगता है कि बुढ़ा जो है थोड़ा टेढ़ा आदमी है, आशीष सर उतर के पीना पड़ेगा। तो आशीष और कपिल दोनों उतरते हैं और चाय पीने के लिए जाते हैं। तो बाबा से बोलते हैं बाबा चाय मिलेगी? रात काफ़ी समय हो चुका था, हालांकि 8-9 बजे का समय गांव के लिए सोने वाला समय होता है। तो बाबा बोले इस समय तो देखो बेटा चाय नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैं देखता हूँ कि शायद अगर कुछ दूध वगैरह बचा हो तो मिल जाए। तो बाबा बोलते हैं कि तुम लोग एक काम करो, यहीं पर बैठ जाओ। तो आशीष और कपिल वहीं बैठ जाते हैं और बाबा अंदर जाते हैं। दरवाजे के कमरा बना है, वहीं अंदर गए, लेकिन बड़ी देर हो गई, बाबा आए नहीं। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलता है, एक लड़की आती हुई दिखाई पड़ती है। लड़की बड़ी खूबसूरत सी है और उसके हाथों में कैन है, कैनिया जो होती है उसमें दूध शायद होगा, वो लेकर आती है और वो चाय बनाना शुरू कर देती है। ये लोग पीछे से देख रहे हैं। उसके जो सर है, सर के ऊपर पल्लू नहीं है, तो ऐसे पूरे बाल भी खुले हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और शायद रात का मौसम था तो वो सो रही होगी, और सोती सोती उठ के ही शायद वो चाय बनाने के लिए आई थी। तो उसके कपड़े भी सही तरीके से पहने हुए नहीं थे। तो आशीष की जो नज़र है वो उस लड़की के ऊपर पड़ती है और बार बार उसको घूर कर देख रहा होता है। तो लड़की अपना चाय बनाने में व्यस्त होती है। तो कपिल थोड़ा सीधा लड़का था, वो इन सब चीज़ों पर नज़र नहीं रखता था, लेकिन आशीष थोड़ा ठरकी टाइप का आदमी था। वो बार बार उस लड़की को देखे जा रहा था। थोड़ी देर के बाद बाबा आए, तो बाबा उसके हरकतों को देख रहे थे आशीष को, और आशीष को पीछे से आके से हाथ रखते हुए बोलते बेटा चाय पीने आए हो, चाय पियो बस। ऐसा वो बोलते, आशीष एकदम सक पका जाता है कि यार क्या बोल रहे हैं। बाबा मैं चाय पी रहा हूँ बाबा। तो बोले हाँ चाय पियो। थोड़ा सा उस अंदाज में बोलते हैं बाबा, थोड़ा कड़क स्वर में बोलते हैं कि आशीष डर जाता है। और कपिल भी शायद आशीष की हरकतों को देखते हुए, बाबा का जो रुख था वो देखते हुए समझ जाते हैं कि बाबा ने शायद इसकी कुछ हरकत को देख लिया है। तो कपिल बोलता है बाबा कुछ नहीं, और आशीष इधर उधर देख रहा होगा, कोई बात नहीं, आप चाय पिलवाइए बस, जल्दी हमको निकलना भी है। तो अच्छा एक बात बताइए बाबा, जैसे रास्ता जो सामने जा रही है, तो ये सामने वाली रास्ता इस गाँव के लिए बेहतरीन रहेगी या साइड वाली रास्ता, क्योंकि मुझे साइड में भी दिख रही है। तो बाबा बोलते हैं कि एक बात बताएं कि ये जो रास्ता साइड में तुम्हें दिखाई पड़ रही है, इस रास्ते से तुम जहाँ भी जाना चाहोगे ये रास्ता तुम्हें वहाँ पहुँचा देगी। तो कपिल बोला मतलब ये कैसी रास्ता जिसको तुम जहाँ बता दोगे वहाँ चली जाएगी, ये क्या बात है? बाबा आप सही बता रहे हैं, ये रास्ता वहीं जाती है जहाँ मुझे जाना है। तो बाबा बोले हाँ मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें जहाँ भी जाना होगा ये रास्ता तुम्हें वहाँ पहुँचा देगी। तो पता नहीं क्या है। थोड़ी देर के बाद लड़की जो है चाय लेकर आती है, दोनों चाय पीते हैं। चाय का बड़ा स्वाद बड़ा अजीब लग रहा है। बोले चाय बाबा अजीब लग रही है, थोड़ा सही से बनी नहीं, क्या दूध फट गया था क्या? तो बाबा बोलते हैं कि बेटा देखो भैंस का दूध हमारे पास था नहीं, ख़त्म हो गया था,
हमारे घर में बकरियां थी, तो हमने बकरियों का दूध निकाल के आपके अंदर की जो इच्छा चाय पीने की उसको तृप्त करा दिया है। हालांकि आप लोगों ने शायद बकरी के दूध का चाय पी नहीं लगता है। तो कपिल और आशीष बोले नहीं बाबा आज तक तो नहीं पी। तो बोले इसीलिए शायद तुमको अजीब लग रहा है, मैं तो बकरी के दूध की ही चाय पीता हूँ, मुझे तो भैया बहुत पसंद है। और आप लोग पीजिए, आराम से मौज काटिए, फिर बड़ा एक लंबा सफ़र है, आराम से जाइए। और मैं तो कहता हूँ कि बगल वाली शॉर्ट वाली जो रास्ता है इससे निकल जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कपिल हालांकि इस चीज़ के लिए बड़ा जिम्मेदार था कि वो कभी कोई शॉर्ट रास्ता नहीं लेता था। उसको ये पता था कि अगर मुझे जाना है भले मुझे समय देर लग जाए लेकिन बेहतरीन रास्ता मिले, क्योंकि लाश रखी हुई है। या कई बार तो वो उन बॉडीज़ को भी लेकर जाता था जो अभी मृत्यु की तरफ नहीं गई हुई हैं, अभी उनमें जान है, तो हिचकोले ना आए, बच्चा बच्चा कर जाने की इच्छा था। हमेशा वो लंबी रास्ता तय करता था। अच्छा, जैसे ही चाय पीकर आगे की तरफ बढ़े और लाश के वास्ते वाली गाड़ी में बैठे, कपिल को पता नहीं सर में कुछ अजीब सा चकराना शुरू हो गया और उसका मन कर रहा था कि मैं जो है शॉर्ट वाली गली से जाऊँ। कभी भी ऐसा कभी आज तक कपिल को हुआ नहीं कि मैं इस गली से चला जाऊं या सामने वाली गली से चला जाऊं। शॉर्टकट लेने के बाद नहीं था। आशीष से पूछे एक बात बताओ, तुम कभी शॉर्ट वाली गली से गए हो? आशीष भैया आज तक तो हम नहीं गए हैं, हमारा भी 2 ही 3 बार आना हुआ है और हमें बहुत अच्छे से पता है कि यही वाली रास्ता सीधी वाली जाती है। भैया सीधी ही वाली चलो, हाँ थोड़ा सा देर पहुँचाएगी लेकिन यह है कि यही सही लगती है क्योंकि हमें पहुँचाएगी। हाँ, क्योंकि हमें पता नहीं शॉर्ट के बारे में। कपिल बोलता है अच्छा एक काम करो, बाबा से पूछते हैं, बाबा पक्का है शॉर्ट वाली गली हमको पहुंचा देगी वहाँ पर? बाबा बोलते हैं हाँ पहुंचा देगी। और फिर बाबा अपना सर झुका लेते हैं और कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। 2-3 सवाल और पूछता कपिल लेकिन बाबा उसका जवाब नहीं देते। इन दोनों ने अपनी गाड़ी मुड़ाई और कपिल का भी मन पता नहीं भटक क्यों गया और वो शॉर्ट गली में अपनी गाड़ी को डाल लेता है और गाड़ी आगे चलना शुरू हो जाती है। पता नहीं क्यों 2 या 3 किलोमीटर ही गुजरे होंगे अभी, रास्ते में अजीब सी बारिश होने लगी। बारिश और तेज़ होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश। और ये चलते जा रहे हैं। बारिश इतनी तेज़ थी कि फट 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 करके वो शीशा जो है शीशे पर आवाज़ आ रही थी। तो कपिल ने बोला कि शायद रुकना सही रहेगा, ऐसा लग रहा है ओले जैसे पड़ रहे हो, बहुत तेज़ बड़ी बड़ी बूंदें। ये बड़ी बड़ी बूंदें कि कोई एक छोटी मोटी चीज़ हो उसको फोड़ दें। तो कपिल को लग नहीं रहा था कि गाड़ी आगे शायद बढ़ भी पाएगी। अच्छा, कपिल और थोड़ा आगे जाता है कि कोई सहारा मिल जाए, कोई आश्रय मिल जाए, वहाँ पर रोक ले गाड़ी। लेकिन दूर दूर जितने भी पेड़ थे वो सारे सूखे हुए थे। अभी तक जिस ये जगह से आए हैं, थोड़ा जंगल जो मिला था रास्ते का, वहाँ पर आसपास पूरी हरियाली थी, लेकिन इस शॉर्ट गली में जितने भी पेड़ हैं वो सारे सूखे, जिन पर एक हरी पत्ती नहीं। कपिल को थोड़ा सा ये भ्रम में डाल रहा था कि अभी तक के जितने भी पेड़ थे वो सारे हरे भरे, और अब जो मुझे पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं किनारे किनारे वो सारे सूखे। ये इत्तेफाक है या कोई बात है? कपिल को अंदर से घबराहट भी थी, पता नहीं क्यों उसको आज अच्छा नहीं लग रहा था। अपना जो उसने विचार बनाया था, जो निर्णायक स्थिति उसकी बनी थी कि हम इस पतली गली से निकल लेते शॉर्ट गली वाले से, उसको अजीब लग रहा था। और धीरे धीरे वो गहरे जंगल में बढ़ता चला जाता, वैसे ही उसकी बेचैनी बढ़ती चली जाती। आशीष से पूछता तुम्हें नहीं लग रहा है कुछ अजीब सा है यहाँ पर? आशीष बोलता भैया कपिल हमको भी लग रहा है कुछ है तो गड़बड़, क्योंकि जब से मैंने चाय पी है तब से मेरे ख्यालात भी कुछ अजीब से हो रहे हैं, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे बस ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे खींचता हुआ अपनी तरफ बुलाता चला आ रहा है। कपिल भी बोल रहा है ऐसा मुझे भी लग रहा है, मैं गाड़ी पर कंट्रोल नहीं बना रहा हूँ लेकिन अपने आप गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। मैं हल्का सा ब्रेक मार, ये देखो मैंने ब्रेक मारा ही नहीं है लेकिन बढ़ती हुई चली जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आशीष बोलता है कि हो सकता हो कि बारिश हो रही हो और टायर और जो जगह है कि बीच में जगह बन ना पा रही है, जो भी अपना फिसल रही हो गाड़ी, ऐसा भी हो सकता है, कच्ची मिट्टी है, फिसलन की वजह से शायद ऐसा हो सकता हो। तो कपिल ने बोला हाँ भैया ये भी बात हो सकती है। आपस में दोनों एक लंबी यात्रा पर बातचीत करते करते चले जा रहे हैं, लेकिन 2-3 किलोमीटर अभी गाड़ी बढ़ी ही थी कि गाड़ी खट 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 करके आवाज़ करने लगी। रुक गई गाड़ी, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। कपिल उतरा, बोनट खोला, जैसे ही बोनट खोलता है तो अजीब सा धुआं उसमें से निकला और गाड़ी वहाँ पर ख़राब हो गई। स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा, स्टार्ट करने की कोशिश खच होती, फिर गाड़ी वहीं रुक जाती, फिर स्टार्ट होती, फिर रुक जाती। बड़ी देर के बाद आधा 1 घंटा तक इन्होंने लगा दिया। अब कुछ बोनट को इतना काम किया, तो थोड़ा मिस्त्री भी था, काम करा, गाड़ी सही करी, फिर स्टार्ट किया, गाड़ी चल पड़ी। अच्छा, जब गाड़ी चल पड़ी थोड़ी दूर पर बारिश और भयानक होने लगी और मूसलाधार बारिश हो रही, इतनी तेज़ बारिश हो रही कि आगे का सामने का जो भी व्यू था वो दिखना मुश्किल हो रहा था। लाइट जितनी जल रही थी बस आसपास का एरिया दिखाई पड़ रहा था, घने जंगल में कुछ दिख नहीं रहा है। थोड़ी दूर पर इनको एक जगह दिखाई पड़ी जहाँ पर एक घर है और वो घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, ऊपर छपरा वगैरह पड़ा हुआ है। तो कपिल ने बोला कि ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा यहीं पर रुक जाते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर रहते हों, चलो इनसे मिलकर आश्रय ले लिया जाए। तो गाड़ी लगाते हैं घर के पास जस्ट बगल में, और घर का जो कुंडी है वहाँ पर खटखटाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर तक खटखटाए तो कोई अंदर से आया नहीं।
थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक दरवाज़ा खुलता है धीरे धीरे, और सामने एक बुजुर्ग दिखाई पड़ते हैं। उनके हाथ में डंडी है, स्टिक जो होती है पकड़ कर चलने वाली, और अजीब सी लड़खड़ाहट सी आवाज़ में, कौन हो तुम लोग, बड़ी देर से खटखटा क्यों रहे हो, सोने तक नहीं देते हैं, जिसको देखो यहाँ पर रोज़ चला आता है, बड़बड़ा रहा होता आपस में, बताओ क्या काम है। तो कपिल बोलता है कि बाबा हम बहुत तेज़ बारिश हो रही है, गाड़ी हम लाए हैं, लाश के वास्ते वाली गाड़ी है, डेड बॉडी है, और आगे ले जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या हम थोड़ी देर आपके घर पर रुक जाएं। तो बाबा बोला जो भी आता है सब हमारे घर पर ही रुकने की बात करते हैं, तुम लोग पता नहीं कौन हो, यहाँ पर फिर तुम्हें घर पे आश्रय दे दें, क्यों दे दें, तुम यहाँ से जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपने घर पर रोकने की। तो बाबा से बार बार आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है, आशीष भी रिक्वेस्ट करता है। तो बाबा जो है दरवाज़ा खोलते हैं, बोलते हैं अच्छा एक काम करो, आओ और वो देखो खटिया पड़ी है मचिया, वहीं पर जाकर बैठ जाओ, और पहले बता दे रहे हैं कि यहीं पर बैठना, आवाज़ कुछ भी इधर उधर हो हिलना नहीं, यहीं बैठना, थोड़ी देर के बाद बारिश शांत हो जाएगी, तुम लोग यहाँ से चले जाना। और ऐसा बोलकर बाबा एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, आशीष और कपिल जब इस घर के अंदर आए, घर के अंदर आते ही पता नहीं क्यों उनको ऐसा आभास हुआ कि इनका सर जो है भारी हो रहा है। थोड़ी देर बैठे रहे, और अचानक एक आवाज़ आती है अंदर से कि जैसे कि कुछ जल रहा हो, कुछ जलने की बदबू, कुछ अजीब सी तीखी बदबू उनको सुंघाई पड़ रही थी। तो आशीष ने बोला कपिल से, भैया कुछ अजीब नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो कपिल बोला कि हाँ यार, इधर से थोड़ा कुछ जलने की लगता आवाज़ आ रही है, और कुछ बर्तन भी भड़बड़ाने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई बर्तन उठा बना रहा हो, कुछ खाना बना रहा हो। तो कपिल कहते रुको अच्छा हम जा कर देखते हैं। कपिल और आशीष चलते चलते थोड़ा आगे बढ़ते, जहाँ पर आवाज़ आ रही थी, आवाज़ को सुनते सुनते उस कमरे की तरफ गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। कमरे को खोला तो देखा कि एक महिला है, बहुत अजीब तरीके से वो बैठी हुई है, और वहाँ पर चूल्हा रखा है, चूल्हे पर कढ़ाई रखी है, और वहाँ पर कुछ बना रही है खाना। और वहाँ पर जितने भी पीतल और ये सब कांसे वगैरह सब तांबे के बर्तन थे, सब पर जैसे कालिख लग रखी हो। ऐसा लग रहा था कि बहुत पुराने ज़माने का घर है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, बस वो जो औरत है वहाँ पर खाना बना रही है, और वो आग जल रही है, चटचटाहट की आवाज़ आ रही है, जो चट जलता नहीं लकड़ियाँ, उसकी आवाज़ आ रही है, और जो जल रहा है उससे धुआं भी नहीं निकल रहा है, लेकिन जो बदबू है वो बड़ी अजीब है, जैसे लग रहा हो कि कोई मरा हुआ इंसान पड़ा हो या मरा हुआ कोई जानवर पड़ा हो। तो आशीष थोड़ा सा और आगे गया देखने के लिए कि क्या पका रही है। बोला माता जी, उसको लगा कि शायद जो है ये जो बूढ़े बुजुर्ग थे इनकी पत्नी है। माता जी आवाज़ दी आशीष ने। तो पीछे से जो युवती है उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर ऐसे कपिल भी बोलता है माता जी, तो ऐसे पीछे पलट कर देखती है तो जवान लग रही थी, जैसे कि उसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच की हो। तो इनको लगा कि पता नहीं हो सकता हो कि बाबा की बिटिया हो। पीछे से देखा कि आवाज़ आई, तुमको बोला था कि जो है वहीं पर बैठना, यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। कौन बोला होगा ये? बुढ़ा। तो बुढ़ा अजीब सी आवाज़ में आया, बड़ी तेज कर्कश आवाज़, जितनी उसकी आवाज़ हो सकती तेज चिल्लाने की और गुस्से से देखने की, वैसा वो बोल सकता था, लेकिन इतनी तेज आवाज़ नहीं थी। बूढ़े बुजुर्ग थे, 65-70 साल की उम्र में, हड़बड़ाहट वाली आवाज़, हकलाती सी आवाज़ में डराने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कोई बूढ़ा किसी दो नौजवानों को, कुछ वैसी स्थिति थी। तो आशीष बोला बाबा यहाँ पर आवाज़ आ रही थी तो हम देखने चले आए। अच्छा आप कहते हैं तो हम जा रहे हैं। तो बाबा बोले कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना हमारा घर छोड़ के चले जाओ। जब बोला है कि वहाँ पर बैठो तो वहीं पर बैठो, वरना मत बैठो, जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को बिठाने की। बड़ी तेज़ी से चिल्लाया। तो कपिल ने भी आशीष से बोला यार ऐसा करो, शांति से बात मान लो, वरना अभी निकाल देंगे तो हम लोग रास्ते में रुकेंगे कहाँ, ना कोई आश्रय ना कहीं को, चलो चुपचाप जाके बैठ जाओ चल के। फिर दोनों गए, उसी कमरे में बैठे रहे। आधा घंटा बीतता है, 1 घंटा बीतता है। 1 घंटे के बाद कुछ अजीब सी कुछ फेंकने की आवाज़ आने लगती है, जैसे कि कोई बर्तन नहीं फेंक रहा हो इस बार, जैसे कि कोई कुर्सी हो या कोई खटिया हो, मचिया हो, डंडा हो, किसी को मारने की कोशिश कर रहा हो। तो उसने सोचा पता नहीं शायद कोई बात हो गई, बाबा को कोई दिक्कत तो नहीं है। आशीष और कपिल उठे और दौड़ते दौड़ते देखा कि थोड़ी सी दूर पर एक कमरा है, जो कमरा बड़ा पुराना सा बना हुआ है। उस कमरे में ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से वहाँ से पर कोई गया नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जाले वाले बने हुए थे, जो मकर जाला नहीं होता है, मकर जाले बने थे। दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। वहाँ पर एक कुंडी लगी हुई थी, वो कुंडी भी बड़ी टाइट थी, ऐसा लगा कि जैसे सालों से किसी ने ना खोला हो। तो आशीष ने बोला कि कपिल भैया बड़ी ताकत लग रही खोलने में, हमें नहीं लगता कि इस कमरे से आवाज़ आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं वो किचन वाले कमरे से आवाज़ आ रही हो। वो गए किचन, जहाँ पर खाना बन रहा, तो उसको किचन ही हो ना, खाना बनेगा तो क्या बोलेंगे। तो अपना वहाँ पर गए तो देखा कि वहाँ पर महिला है ही नहीं। तो बोले और बाबा भी नहीं आसपास कहीं। बाबा कहाँ हो बाबा, बाबा
बड़ी तेज तक चिल्लाते रहे, लेकिन कोई बाबा की आवाज़ें नहीं आ रही। और वही आवाज़ें भाड़ 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 की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कि कोई किसी को मार रहा हो, जैसे कोई किसी को तोड़े जा रहा हो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है। आशीष ने कपिल से बोला, भैया जब वो खाना बना रही थी आपने कुछ चीज़ें गौर करी? बोला क्या? वहाँ पर बांका रखा हुआ था और बांका पर खून जैसा कुछ लाल लाल था, और जो पका रहे थे वो भी लाल लाल था। तो आशीष को अंदर से डर लग रहा था। बस ऐसे कंफर्म करने के लिए कपिल से पूछ रहा था। कपिल ने बोला कि मैंने तो कुछ खास देखा नहीं, मैं तो बस उस लड़की को देखा और तब तक बाबा की आवाज़ आई, मैं वहाँ से भाग गया। तब तक फिर भड़बड़ाने की आवाज़ लगी। ये लोग आपस में जो बात कर रहे थे उससे डिस्टर्ब हुए, तुरंत भड़बड़ाने की आवाज़ फिर तेज़ हो गई। ये फिर आगे के आगे तरफ गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ देखा कि उसी दरवाजे से आवाज़ आ रही जो बहुत सालों से बंद जैसा प्रतीत हो रहा है। तो आशीष और कपिल ने बड़ी तेज़ी से उसको कुंडी से पहले खोल लिया, धक्का मारा। जैसे ही धक्का खुला, अंदर एकदम अंधेरा पसरा हुआ है, ठंडा ठंडा सा लग रहा है, जैसे कुछ सीलन भरा कमरा। सीलन की जो बदबू होती है वो जैसे महक रही हो, सूंघा रही हो। अंदर की तरफ और गए तो दूर जगह पर एक लड़की उनको दिखाई पड़ी, अंधेरे में दीपक लिए हुए, और ऐसे चेहरे को चेहरे के सामने ऐसे रखी हुई, बाल एकदम बिखरे हुए, बहुत पागल सी लग रही थी। देखने में जैसे कोई भूत प्रेत आत्माओं जैसी, बिखरे बिखरे से बाल, लटकी हुई स्किन, लाल टपक रही, और एक हाथ में वो पकड़े हुए थे जिससे वो कुछ उजाला कर सके, और एक हाथ में बांका पकड़े हुए थे, और पकड़ के हर एक चीज़ को वो तोड़ फोड़ रही थी, जैसे कि उसका अपने ऊपर नियंत्रण ही ना हो। वो अपने आप पर नियंत्रण खो चुकी थी ऐसा लग रहा है। और वो जैसे ही देखती है आशीष और कपिल को, इनके तरफ दौड़ना चालू कर देती है। और जैसे ही वो दौड़ना चालू करती, इनको समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। आशीष और कपिल जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, वो दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाता है। और ये लड़की जो है, ये बहुत अजीब तरीके से सब चीज़ों को फोड़ना चालू कर देती है। कहीं कुछ फेंकती कपिल के ऊपर, कहीं कुछ फेंकती आशीष के ऊपर। आशीष और कपिल अपने आप को बचा ही रहे होते हैं कि दरवाज़ा खुलता है, वहाँ से बाबा की आवाज़ आती है, जब बोला था कि यहाँ से मत निकला, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तुरंत उन बाबा ने आशीष और कपिल को उस कमरे से निकालकर बाहर किया और झम से दरवाज़ा बंद किया। बाबा को पता था उस कमरे का राज। बाबा ने बोला कपिल और आशीष से, मैंने बोला है कि इस कमरे को मत खोलना, इस कमरे में कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से कमरा श्रापित है, और मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस कमरे को खोलूं। तुम लोग उसी कमरे में बैठो चल के, मैं अभी आ रहा हूँ। वो गए कमरे के अंदर बैठ के। आशीष और कपिल के एकदम फट चुके थे इस समय, बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे अपने सोच विचारों से। पता नहीं मैं इस कमरे घर में घुस क्यों गया, डरे हुए थे वो। कपिल और आशीष जैसे ही कमरे के अंदर बैठ गए तो आपस में बातचीत करने का वो जो समय होना चाहिए वो ही नहीं बचा हुआ है। इन दोनों की जैसे हवा उड़ चुकी है। क्यों? कपिल आशीष को देख रहा है, आशीष कपिल को देख रहा, भैया कहाँ फंसा दियो दादा। कपिल करा, भैया हम क्या करें, हम खुद ही फंस गए। अच्छा खासा यार तुम कुछ नहीं बोल, बस मतलब मुंह से जैसे जो आवाज़ निकलनी चाहिए वो एकदम पतली हो गई इन दोनों की। गिड़गिड़ाहट में कुछ शब्द अनाप शनाप बोल रहे थे, जो शब्द बोलना चाह रहे हैं वो भी नहीं निकल रहा है। तो आशीष जो है हड़बड़ाया पहले से था। अच्छा, आशीष डरता ज़्यादा था और कपिल लाश के वास्ते में काम करता था, तो कई सारी गाड़ियाँ डेड बॉडी के साथ घूमता ही था, तो इतना डर नहीं था। लेकिन था तो इंसान ही, डर तो पैदा ही होगा। तो इंसान जो आशीष था वो डरपोक होने के साथ साथ चंचल बहुत ज़्यादा था। आशीष उठा और खिड़की से झाँक कर देखता है कि बारिश अगर रुक जाए तो तुरंत निकला जाए यहाँ पर, क्योंकि बैठने की हिम्मत तो बची नहीं। वो इसी बहाने के लिए ही उठा था कि मैं जो है खिड़की से झाँक कर देखूँ कि बारिश रुकी है कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो खिड़की को देखता है, एकदम से चिल्लाना शुरू कर देता है। इसी तेज चिल्लाया, इतनी तेज चीख निकली कि कपिल दौड़ता दौड़ता है, भैया क्या हुआ। तो आशीष कहता है उसकी घिग्गी बंधी हुई है, इधर इशारा करता है, भैया देखो। वो जैसे ही कपिल देखता है तो देखता है कि लाश के वास्ते में जो दादाजी की लाश रखी हुई थी वो चल रही है बाहर, वो उतर चुकी है बाहर। लाश रखी, लाश चलकर बाहर की तरफ दरवाजे की तरफ आ रही है। और आशीष और कपिल ये दोनों नज़ारा देख रहे हैं। आशीष भी डरा हुआ है, कपिल भी डरा हुआ है। अचानक खिड़की के पास से एकदम से कोई आता है, पूरा जैसे स्किन जली हुई हो, आंखें बची ना हो और मुंह से सिर्फ ब्लड भी निकल रहा हो बाहर की तरफ। कुछ ऐसा वाक्य, ये कुछ ऐसी ही देखने में लगभग लग रही थी जैसा कि वो अंदर जो लड़की थी ना, साइको जैसी, बिल्कुल वैसी ही कुछ इसको देखने में लग। बस उसके बाल हटा दो और उसके ऊपर का वो जो उजाला कर रही थी वो हटा दो, तो सेम टू सेम देखने पर लग रही थी। आशीष ने कपिल से बोला, भैया ऐसा नहीं लग रहा, अंदर जो थी वही है। अब ये
पागल हो चुके हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या क्या। आशीष और कपिल ने से दरवाज़ा बंद किया जम से और वहीं पर आकर बैठ गए जहाँ पहले बैठे थे। थोड़ी ही देर के बाद वो भी दरवाज़ा खुलना चालू होता है जो किचन का। एक और कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे चों 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 करता हुआ खुलता चालू होता है। एक और दरवाज़ा खुलना चालू करता है जो बहुत सालों से बंद था, जहाँ पर वो पागल लड़की इन्होंने देखी हुई थी। और तीनों के तीनों पास आते हुए प्रतीत हो रहे हैं और तीनों के तीनों आशीष और कपिल के पास आ रहे हैं। एक के हाथ में बांका है, एक के हाथ में कुल्हाड़ी है और एक के हाथ में बड़ा सा कटोरा है। आशीष कपिल से बोलता है कि भैया बचना मुश्किल है। तुमको याद है ना किचन में सब सामान रखा हुआ था, मैं बता रहा था कि कुछ जो पकाया जा रहा है जरूर ये किसी इंसानों को काट कर पका रहे थे और आज लगता है कि हम दोनों की आखिरी बारी है। आज भैया हम दोनों नहीं बचेंगे, ये सब हम दोनों को काट डालेंगे। और ये जो है ये परात अब देख रहे हो ना, इसी में बचा हुआ मांस भी रखा हुआ था, ये शायद इसीलिए लेकर आए। कपिल दौड़ता और आशीष जो है दौड़ता हुआ उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है जिससे घर के अंदर प्रवेश करे थे। लेकिन ये क्या, दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है, बहुत ताकत लगा रहा है, दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। तो बाबा जो थे, जो अभी तक गिड़गिड़ाती हल्की आवाज में बोल रहे थे, उनकी आवाज का जो स्वर था वो भारी हो गया, जैसे कठोर और कड़क। और स्माइल एकदम अजीब सी, कुछ हंसने की कोशिश कर रहे थे और हंसते हंसते बोले, निकल नहीं सकते हो, जो यहाँ पर आया है वो यहीं का होके रह गया है। कितना भी प्रयास कर लो, दरवाज़ा जिसको तुम दरवाज़ा सोच रहे हो वो दरवाज़ा नहीं है। और अच्छा होगा कि तुम दोनों लोग शांत बैठ जाओ, वरना मुझे शांत करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इतने में वो जो लड़की खूबसूरत सी थी, जो ऐसा लग रहा था कि वो बुजुर्ग की लड़की है, वो भी एकदम तीक्ष्ण सी स्माइल करती हुई सामने की तरफ आती है। ऐसा उसके दांत ही नहीं है, बेढंगी सी महसूस हो रही है। जब तक वो मुंह बंद करे तब तक सही लग रही है, जैसे मुंह खोलती है अजीब सी लगती है। और वो जो लड़की थी पागल सी, वो तो अजीब सी थी। ये तीनों के तीनों उसके पास आने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो बुजुर्ग जो कुल्हाड़ी लिए था वो कुल्हाड़ी उठाता है और कपिल की तरफ वार करने की कोशिश करता है, तब तक दरवाजा खुलता है और वहां पर एक बुजुर्ग और आते हैं और ये कपिल और आशीष को पकड़कर बाहर की तरफ खींचकर लेकर आते हैं। और ये तीनों के तीनों पता नहीं क्या एकदम से अदृश्य हो गए, गायब हो गए उस बुजुर्ग के प्रवेश करते ही। ये कपिल और आशीष दोनों बाहर आते हैं बुजुर्ग के साथ। वो पूछते हैं, भैया तुम कहाँ से आए हो? तो आशीष बताता है, भैया थोड़ी दूर पर गांव है, 40-50 किलोमीटर, वहाँ से आए दादा। तो कपिल से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोला कि लाश के वास्ते गाड़ी चलाते हैं हम, इनके जो है दादा की लाश जो है लेकर आ रहे थे, लेकिन अब इनकी लाश भी बताओ यहाँ पर नहीं है, चलती हुई हम लोगों को दिखाई पड़ी। तो दादा बोलते हैं कि ऐसा एक काम करो, तुम दोनों लोग हमारे साथ आओ, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो। ये तो समझो कि भगवान की दया है जो आज मैं सही मौके पर आया और तुम दोनों को बचा ले गया, वरना यहाँ पर इन लोगों के हाथों से कोई बचा नहीं है। जिस घर में तुम प्रवेश करे हो ये कोई मामूली घर नहीं है, ये एक हॉन्टेड जगह है, डरावना घर, भूतिया घर। इस घर पर आज तक जितने भी लोग पहुँचे हैं वो वापस नहीं आ पाए हैं और इस घर के आसपास जितने भी गांव हैं वो इस घर के आसपास गुजरते तक नहीं हैं। आज अमावस की रात थी, आज ही तुम फंसे थे, आज इनका आखिरी दिन था। आज तुमको ये ख़त्म करके अपनी शक्तियों को बढ़ा देते। जिनसे तुम मिले हो ये कोई आदमी नहीं थे बल्कि आत्माएं थी, प्रताड़ित आत्माएं थी। ये सबको मारती हैं सिर्फ अपना समय बढ़ाने के लिए, अपने आप को इस दुनिया में उजागर करने के लिए। तीनों गाड़ी पर बैठते हैं, वो दादाजी पीछे वाली सीट पर, आशीष और कपिल, और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ना शुरू होती है और दादाजी और कपिल आशीष आपस में बातचीत करते करते चल रहे होते हैं। तो कपिल मतलब ऐसे पूछता है कि दादा आपने हमको बचाया क्यों? तो बोले कि मेरा काम ही है बचाना। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हारी यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, मुझे 100% भरोसा हो गया था कि ज़रूर तुमको ये घर अपनी तरफ खींच लाया है और मैं ऐसी आत्माओं पर अपना प्रकोप बनाने की कोशिश करता हूँ, इन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता हूँ। बाबा बताना शुरू करते हैं कि यहाँ पर तुमने एक लड़की देखी होगी, एक पागल सी, और एक महिला देखी होगी और एक बुजुर्ग देखे होंगे। तो कपिल और आशीष बोलते हैं, जी दादाजी यही देखे थे। तो बोले कि ये लड़की जो है वो सौम्या है और ये जो आप दादाजी देख रहे हो जिनको, ये सुरेश था और ये इसकी जो लड़की की उम्र में जो देख रहे हो ये इसकी पत्नी थी कांता। ये कांता लोगों को मारती है और लोगों का खून पीती है जिससे अपनी उम्र को बढ़ाती है। वहीं पर ये जो लड़की सौम्या देख रहे हो ये मेरी ही पोती थी। बीते कुछ समय पहले की बात है, सौम्या जो है
हमारे घर पर रहा करती थी। और ये जो कांता है, सुरेश, हमारे यहाँ पर काम किया करते थे, खेतों पर बटैया थे एक हिसाब से। सौम्या एक दिन की बात है, थोड़ा चंचल स्वभाव की थी और हम लोग इसको अपने साथ में रखते थे। लेकिन एक दिन सौम्या बिना हम लोगों को बताए जंगल की तरफ बढ़ गई। 14 से 15 साल की लगभग उम्र रही होगी। और ये बढ़ती बढ़ती जंगल की तरफ जब गई तो हम दोनों लोगों ने, हमने और हमारे भाई ने खोजना चालू करा। और खोजने के उपरांत जो लड़की है मिल नहीं रही थी। बहुत समय गुजर गया, 1 दिन 2 दिन गुजर गया। 2 दिन के बाद हमारे घर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर लड़की पाई जाती है बेहोश अवस्था में। और हम लोग इसको उठाकर लेकर आते हैं। थोड़ा उपचार चालू होता है, उपचार के बाद सौम्या सही हो जाती है। लेकिन जब सही तो हो गई, लेकिन इसकी हरकतें धीरे धीरे बदलने लगी, इसकी आवाज़ बदलने लगी, इसके अंदर कुछ अजीब सी शक्तियाँ प्रवेश कर गई थी कि ये बहुत ज़्यादा खाती थी, मांस की डिमांड करने लगी, मांस खाने की इच्छा प्रकट करने लगी। हमारे भैया ने इसको मांस भी खिलाया और जब ये उसको मांस नहीं मिलता तो ऐसा लगता कि पागल हो जाती थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि किसी को काटने के लिए दौड़ पड़ती थी। जब भी ये खुला होती थी तो जिस भी चीज़ से इसको बांध कर रखा जाता था उस बंधी हुई चीज़ से अपने आप को छुड़ा लेती थी। ताकत इसकी बहुत ज़्यादा हावी होने लगी। पूर्णिमा और अमावस की रात में तो ये विकराल रूप लेती थी और कहा जाता है कि सौम्या से आसपास के लोग डरते थे। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि वहाँ के जानवर तक डरते थे, क्योंकि अगर ये खुला हो तो बिल्ली को खा जाती थी, कुत्तों को खा जाती थी, सियार को खा जाती थी, बैलों को, भैंसों को, गायों को खा जाती थी। खाती नहीं तो मतलब खाती थी, उसका खून पीती थी और मांस काट काट के मुंह से उधेड़ उधेड़ के सामने रख दिया करती थी। कई बार तो कई इंसान इसका शिकार हो गए। इस बात से प्रताड़ित होकर मेरे भैया ने ये जो सौम्या है इसको बहला फुसला कर कांता और सुरेश के हवाले कर दिया था कि तुम इनको पालो। सुरेश और कांता ने 2 रात तक इनको पालने की कोशिश करी, क्योंकि इनके बटैया थे और अच्छी कीमत भी दी गई थी सुरेश और कांता को। सुरेश और कांता इस बात से माने भी थे। सुरेश कांता ने कहा कि बस मैं एक ही शर्त पर इस लड़की को अपने साथ रख सकता हूं कि इस कमरे में अगर इसको जंजीरों से बांध दिया जाए। और कहा जाता है कि जंजीरों से सौम्या को बांधा गया था। फिर सौम्या की ताकत इतनी विकराल हुई अमावस की रात में कि उसने अपनी जंजीर को तोड़ दिया था, उस दरवाजे को तोड़ दिया था, उसने सुरेश को भी मार दिया था, कांता को भी मार दिया था और उसने हमारे भैया को भी मार दिया था, भाभी को भी मार दिया था और जितने भी लोग परिवार थे सबको मार दिया था। बस मुझे नहीं मार पाई थी, क्योंकि मैं एक ऐसी विद्या को सीखने के लिए अपने घर से चला गया था कि जिसके बाद मुझे ऐसा भरोसा था कि सौम्या के ऊपर जरूर उस रात जब वो बाहर चली गई है जंगल में, जब 14-15 साल की थी, तब उसके ऊपर कोई बुरी शक्ति का जो है प्रवेश हो चुका है। उस शक्ति को मुझे पता करना था और ये चीज़ मुझे पता थी कि कोई जरूर बुरी आत्मा है। ये बात सिर्फ मुझे नहीं पता थी, गांव के लगभग हर आदमी को पता हो गई थी और सब लोगों ने यही कहा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ है। तांत्रिक मांत्रिक सब बुलाए गए थे, लेकिन सौम्या के ऊपर का जो असर था वो खत्म नहीं हो रहा था, दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसी विद्या सीख लेता हूँ जिसके बाद मैं सौम्या पर कंट्रोल कर लूँ। लेकिन जब से मैंने विद्या सीखी है तब से सौम्या लोगों को मारती चली आई है और इस घर में आकर्षित करती है। जो भी लोग आते हैं उनको मारती है। मांस जो है कांता और सुरेश खाते हैं और जो इसकी खून होता है वो इस सौम्या पीती है और खून पीने की वजह से दिन प्रतिदिन ये जवान होती जा रही है और अपने आप की ताकतों को बढ़ाती हुई चली जा रही है। मैंने बहुत कोशिश करी कि सौम्या की आत्मा पर कंट्रोल करूं, मैं नहीं कर पाता। कांता और सुरेश पर हमारी कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से जैसे ही मैं आया कांता और सुरेश सौम्या को लेकर वहां से भागे, क्योंकि कांता और सुरेश मेरे आदमी कहीं ना कहीं हैं, जिस वजह से वो मुझे ये अंदाज़ा दे देते हैं कि आसपास कोई घटित होने वाला है और मैं जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं लोगों को वहां पर जाकर बचाता हूं। तो इस तरीके से जो सौम्या है लोगों को मर्डर करती हुई चली आई है। और आज का वो दिन है, इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने कुछ 2 कपड़े पहने हुए थे जो दादाजी थे। यहाँ पर कुछ पीला पीला पहना हुआ था, कुछ धोती पहनी थी। तो दादाजी से पूछता है ऐसे आशीष के, दादाजी आपने कपड़े थोड़े अजीब पहने हुए हैं, ऐसे लगभग ही कोई कपड़े पहनता है। तो दादाजी बोला ये जो कपड़े मैंने पहने हैं ये अभिमंत्रित करे हुए कपड़े हैं, इन्हीं कपड़ों के सहारे मैं अपने आप को सौम्या से बचा पाता हूँ। अगर आज मेरे पास ये कपड़े ना हो तो सौम्या जितनी विकराल आत्मा मुझे कब का खा चुकी होती, और मैं आज जो तुम लोगों को बचा रहा हूँ शायद बचाने के लिए मैं नहीं होता और इसका शिकार आज तुम बन गए होते, क्योंकि आज अमावस की रात थी, आज इसका आखिरी मतलब कि अमावस थी, ये आज तुमको मारती और कई वर्षों के लिए अपने आप को जीवित कर देती। और कहा जाता है कि इस घर को कोई देखता नहीं है ऐसे ही, जब भी किसी को दिखाई पड़ता है उस समय के बाद से उस इंसान को कोई बचा नहीं पाया है। और मैं बता रहा हूँ कि आशीष और कपिल तुम दोनों बच्चों ने इसको देखा है घर को, इसका मतलब कि वो आत्मा पहचान गई है तुम्हें। याद रखना कि आज के बाद कभी भी अमावस की रात में इस घर के आसपास भी मत गुजरना, क्योंकि अगर इस जंगल के आसपास भी गुजरे तुम, ये सौम्या की आत्मा हो सकता हो कि तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर ले। बहाना कोई भी हो, जरूरी नहीं कि मैं वहां पर पहुंचूं और तुम्हें कोई बचाने वाला ना बचे।